Hello students, welcome back to my channel Scientific Window. My name is Navdeep Kaur and today we are going to start a new chapter of class 10th biology, that is heredity and evolution. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, कैसे आती हैं, इनहेरिटेंस क्या है और उसके क्या क्या लॉज बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर हेरिडिटी। तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी। देखिए, जब कोई एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो सारे उसकी फीचर्स के बारे में बात करने लगते हैं कि नोज़ मम्मी जैसी है, आईज पापा जैसी हैं, इसकी शक्ल पापा से मिलती है या मम्मी से मिलती है, यही सब कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सर्टेन है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर पेरेंट्स से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में आना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम व्हाट इज हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, transmission of characteristics from parents to next generation, यही कहलाता है हेरिडिटी। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है इसको हम ऑफस्प्रिंग्स भी बोल देते हैं या हम इनको प्रोजेनी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया व्हाट इज हेरिडिटी। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब पासिंग ऑन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है, क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स वो फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं, दूसरे लोगों से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्किन कलर या आपकी नोज़ की शेप या आपका आई कलर या आपका हेयर कलर। ठीक है, तो ये सब वो फीचर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं और आपको दूसरों से अलग करते हैं। सभी बच्चे जो अलग अलग पहचाने जा सकते हैं ना, एक क्लास में सभी की शक्ल अलग अलग होती है, तो दैट मीन्स वो फीचर्स जो एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं और उसको दूसरों से अलग करते हैं, उसकी पहचान बताते हैं, वो फीचर्स क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए, द रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स of an organism is called characteristic. Recognizable feature of an organism is called characteristic. ठीक है, इनको हम traits भी कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये traits। पहला है inherited traits, इनहेरिटेड, और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स या दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो हमें पेरेंट्स से मिल जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, आई कलर, हेयर कलर, चिन की शेप, नोज़ की शेप। ठीक है, ये सब जो हैं वो हमें पेरेंट्स से मिल जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स या द ट्रेट्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं
जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से अपनी लाइफ टाइम में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे एक माउस था, उसकी टेल काट दी तो वो क्या बन गया, टेल लेस माउस। तो टेल लेस, उसके अंदर एक करेक्टर बन गया। अब किसकी वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से। भाई ह्यूमन बींग्स ने उसका काट दिया तो वो टेल लेस बन गया। लेकिन ऐसे जब टेल लेस माउस का आपस में रिप्रोडक्शन करवाया गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनी उसकी तो फिर से टेल आ गई, वो तो टेल लेस बना ही नहीं। ठीक है, फिर से उनकी टेल काट दो, फिर से उनका रिप्रोडक्शन करवाओ। तो इस तरह से जितनी बार भी आप उनकी टेल काटेंगे, हर बार जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो टेल वाला ही बनेगा, टेल लेस नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स ऐसे चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में तो एक्वायर करता है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, ऐसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। सो द ट्रेट्स विच एन organism acquire or develop in its lifetime due to change in the environment। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक बीटल थे, उनको खाना नहीं दिया, भूखा रखा, काफ़ी टाइम तक उनको फूड ना मिलने की वजह से उनका जो वेट लॉस हो गया, अब वो बन गए लो वेट वाले बीटल। तो जो लो वेट एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया उसके अंदर, वो क्या है, एक्वायर्ड है। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, किसकी वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बीटल्स को खाना मिलेगा वो फिर से अपना वेट इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्रेट्स जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक तो एक्वायर करता है लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, दैट आर नॉट इनहेरिटेड। आप इसको लिख सकते हो, नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हैं जो हम पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, अचीव करता है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं लेकिन ये इनहेरिट नहीं होते। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये तो इनहेरिट हो जाते हैं लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिट नहीं होते, ऐसा क्या होता है? क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं, ये हम फर्स्ट पॉइंट ले लें, ये सेकंड पॉइंट ले लें। इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं, जब उनमें कोई नया कैरेक्टर आता है तो वो चेंजेस जो हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए में हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स के जीन्स में हो जाते हैं ये चेंजेस। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है और इनके ये गैमीट्स होते हैं, ये स्पर्म और फीमेल का गैमीट क्या हो गया, ओवम। तो ये क्या है, इनके गैमीट्स हैं, है ना। तो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या बन जाता है, जाइगोट, और इसी जाइगोट से क्या बन जाता है, नया इंडिविजुअल। तो यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट इंडिविजुअल फॉर्म करने में हेल्प कौन करता है, पार्टिसिपेट कौन करते हैं, गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जब गैमीट्स के यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए के अंदर इनके जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है, इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, गैमीट्स में चेंजेस होते ही नहीं है, उनके जीन्स चेंज होते ही नहीं है। तो जब गैमीट्स नहीं चेंज होते तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में तो कौन जाएगा, सिर्फ गैमीट ही जाएगा। गैमीट आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इनमें क्या हम लिख सकते हैं, इनमें हम पॉइंट लिख सकते हैं कि द चेंजेस occur
in the genes or DNA of reproductive cells, यानी कि गैमीट्स। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स में चेंजेस occurs in the non reproductive cells, गैमेट्स में चेंजेस होते ही नहीं है, तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकते। तो आई होप आपको इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बीच में डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा वेरिएशन। हेरिडिटी हमने क्या पढ़ा था? हेरिडिटी हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। लेकिन क्या आप बताओ, क्या जो न्यू जनरेशन फॉर्म होती है वो एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसी होती है? बिल्कुल सेम टू सेम होती है, कार्बन कॉपी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, होता है ना। और इसी तरह से क्या कोई दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते, सबकी हम शक्ल अलग अलग पहचान सकते हैं। तो यही जो डिफरेंसेस हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, और वी कैन से बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, सबकी शक्ल हम अलग अलग पहचान सकते हैं, यही डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? वेरिएशन। ठीक है, तो ये वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, और यही डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीशीज सेम स्पीशीज के होने ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं कि आप ह्यूमन बीइंग को डॉग से कंपेयर करने लग जाओगे, वो तो अलग दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, स्पीशीज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। स्पीशीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लुक सिमिलर, जो एक जैसे दिखते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। ठीक है, तो वेरिएशन की डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। क्यों फायदेमंद है वेरिएशन? क्या फ़ायदा है वेरिएशन का? हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू एन ऑर्गेनिज्म, टू अ स्पीशीज, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल। तो देखिए, एक स्टोरी सुन दो। एक बैक्टीरियम था, बैक्टीरिया थे, उनकी पॉपुलेशन थी, पॉन्ड में रह रहे थे, ये रहा पॉन्ड। ठीक है, उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे थे। सपोज करो कि ये बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया रह रहे थे, उनका जो टेम्परेचर था वाटर का वह नॉर्मल था, आराम से रह रहे थे। अचानक से एक केमिकल इंडस्ट्री ने हॉट वाटर छोड़ दिया बीच में, हॉट वाटर। इसकी वजह से इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये सारे बैक्टीरिया जो थे इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते थे, मर गए। लेकिन इनमें से कुछ एक दो बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें डिफरेंस था, इनमें इससे वेरिएशन थी। क्या वेरिएशन थी? कि वो इस हॉट वाटर को टॉलरेट कर सकते थे। दे कैन टॉलरेट द हॉट वाटर, हीट को टॉलरेट कर सकते थे। टॉलरेट कर सकते थे तो बच गए, सरवाइव कर गए, और सरवाइव कर गए तो फिर आगे इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, तो फिर से बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए। और ये बैक्टीरिया अब कैसे थे? हीट रेजिस्टेंट।
अब इन पे हॉट वाटर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उस एक दो बैक्टीरिया ने जिनमें वेरिएशन थी उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी स्पीशीज मरने से बच गई, एक्सटेंट होने से बच गई, सरवाइव कर गई इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो यही फायदा है वेरिएशन का। तो लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है वेरिएशन का, कि इट हेल्प्स द स्पीशीज टू survive in changing environmental conditions। चेंज हो रही environmental conditions में स्पीशीज को एक्सटेंट होने से बचा लेती हैं, उनके सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स द स्पीशीज टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, एक्सटेंट होने से बचा लेती हैं। दूसरा फायदा क्या है वेरिएशन का, कि जब वेरिएशन आती है किसी ऑर्गेनिज्म में तो एक अलग करेक्टर बन गया, फिर वो ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उनमें कुछ और वेरिएशंस आ जाती हैं। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस तरह से बहुत सारी वेरिएशंस जब आ जाती हैं तो जो रिजल्टेंट इंडिविजुअल होता है, सबसे बाद वाला इंडिविजुअल होता है, वो सबसे पहले वाले इंडिविजुअल से इतना अलग हो जाता है कि वो एक न्यू स्पीशीज ही फॉर्म कर लेती है। सो इट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो वेरिएशन का दूसरा फायदा क्या है, इट हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्लियर हो गया। वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स। क्या फायदा है वेरिएशन का, कि किसी भी स्पीशीज को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करती है, उनको एक्सटेंट होने से बचा लेती है। दूसरा, इट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब साइंस की वो ब्रांच जो हेरिडिटी को और वेरिएशन को स्टडी करती है, उनमें डील करती है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी that deals with heredity and variation। जो हेरिडिटी और वेरिएशन में डील करती है, हेरिडिटी कि कैसे करेक्टरिस्टिक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, कैसे कोई भी करेक्टरिस्टिक इनहेरिट होते हैं, जो इनहेरिटेंस को स्टडी करती है वो ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस की सिस्टमैटिक स्टडी सबसे पहले की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये बताया कि कैसे करेक्टरिस्टिक इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इनके आपको एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में कि क्या क्या किया मेंडल ने, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी होगा जो हमें उस एक्सपेरिमेंट को समझने में काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं टर्म्स पे। सबसे पहली टर्म है क्रोमोसोम। क्या होते हैं क्रोमोसोम? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। कैसे होते हैं ये? इस तरह से दिखाई देते हैं।
इस तरह से एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक structures present in the nucleus of a cell। सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बने होते हैं, किसके बने होते हैं? DNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से बने होते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जिसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पाई जाती है, ठीक है। तो डीएनए के बने होते हैं क्रोमोसोम, इस तरह से करीबन एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटर में राउंडेड स्ट्रक्चर और दो ऊपर इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और जो ऊपर और नीचे ये हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। तो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो आपस में एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर ही ये देखिए, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। इन्हीं सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स क्या है? जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑन क्रोमोसोम्स that are made up of DNA। डीएनए के बने हुए ही कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जिनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी एक प्रोटीन को बनाने के लिए, और वो प्रोटीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टरिस्टिक। सपोज करो कि हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक है, उस हाइट को कंट्रोल कौन करता है? एक प्रोटीन। और उस प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन किसके ऊपर है? जीन्स के ऊपर। और जीन्स कहाँ हैं? क्रोमोसोम पर, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एक प्रोटीन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, और वो प्रोटीन किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए जीन्स को कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन है? जीन्स। क्यों है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, और पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक को कौन लेके जाएगा? जीन्स के थ्रू जाएंगे। गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, उन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे जो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन वो हाइट का कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। समझ आ गया? तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो अब ये जो जीन्स हैं ये हमेशा पेयर में काम करते हैं, ठीक है। और किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक प्रेजेंट है टॉलनेस के लिए और एक प्रेजेंट है ड्वार्फनेस के लिए, यानी कि शॉर्टनेस के लिए, ठीक है। तो जो टॉलनेस के लिए जीन प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, और ड्वार्फनेस के लिए जो जीन रिप्रेजेंट करेंगे वो हम करेंगे स्मॉल t से। ये नहीं कि ड्वार्फनेस D से स्टार्ट हो रही है तो D से रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
सेम लेटर की ही क्या स्मॉल सेम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को कैपिटल से और एक को स्मॉल से, ठीक है। तो एक हाइट एक करेक्टर है जिसको कंट्रोल करने के लिए टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं, टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं इनको हम बोलते हैं एलील्स, ठीक है। सो व्हाट आर एलील्स? द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील्स। तो अब ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये टू टाइप के हो सकते हैं, एक तो है डोमिनेंट जीन और दूसरे हैं रेसेसिव जीन, ठीक है। इसको यहां से करते हैं, डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं? दोज जीन्स which decide the characteristic of an organism in the presence of its alternative form। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो जीन्स हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो जो जीन अपने दूसरे अल्टरनेटिव फॉर्म की प्रेजेंस में भी अपनी ही प्रेजेंस दिखाए, इसकी प्रेजेंस नहीं दिखेगी, सिर्फ इसी की दिखेगी, यानी कि जब ऐसी कंडीशन होगी कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा तो जो करेक्टर नज़र आएगा, सपोज यहाँ पे अगर टॉलनेस का करेक्टर नज़र आया और ड्वार्फनेस का करेक्टर नज़र नहीं आया तो टॉलनेस वाला जीन क्या हुआ? डोमिनेंट जीन, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन क्या होते हैं? द जीन विच आर expressed in the presence of its alternative gene। जो अल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में भी अपनी ही प्रेजेंस दिखाए, जिसकी वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होगा कि वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, उस जीन को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, ठीक है। और डोमिनेंट जीन इस कंडीशन में भी अपनी प्रेजेंस दिखाएगा और इस कंडीशन में भी अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। जब अल्टरनेटिव फॉर्म की प्रेजेंस में दिखा रहा है तो आइडेंटिकल में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक जब दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होती हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। और जब आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होते हैं तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। हेट्रोजाइगस समझ आया? जब दोनों अल्टरनेटिव जीन्स प्रेजेंट हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और जब दोनों आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? और रेसेसिव जीन्स क्या होते हैं? रेसेसिव जीन्स हैं जैसे कि मान लो ये एक है और ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट हैं, तो ये जो स्मॉल वाला है ये अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। तो जो अपनी प्रेजेंस को नहीं दिखा पाता हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अपने अल्टरनेटिव जीन्स की प्रेजेंस में जो अपने प्रेजेंस को नहीं दिखा पाता, जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, उसको हम बोलते हैं रेसेसिव जीन, ठीक है। और ये कब दिखाएगा अपनी प्रेजेंस? जब आइडेंटिकल जीन ही प्रेजेंस होंगे, जब दोनों सेम टाइप के प्रेजेंट होंगे, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंस होंगे, तभी वो अपनी प्रेजेंस को शो करेगा, तभी वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। ऐसे जीन को हम बोलते हैं रेसेसिव जीन। तो लिख लेते हैं, द जीन्स विच कैन एक्सप्रेस itself only in the presence of its identical gene, ठीक है। जो सिर्फ आइडेंटिकल जीन होंगे तभी अपनी प्रेजेंस को दिखाएगा, उस जीन को हम बोलेंगे रेसेसिव जीन। और जो अल्टरनेटिव जीन्स की प्रेजेंस में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाएगा, जिसका कैरेक्टरिस्टिक छुप जाएगा, वो होता है रेसेसिव जीन। जो दिखाएगा वो डोमिनेंट
जो नहीं दिखाएगा वो रेसेसिव। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर विजिबल, द कैरेक्टरिस्टिक्स which are visible in an organism, जो ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी टाइप के जीन्स प्रेजेंट हों, उन टाइप के जीन्स प्रेजेंस होने की वजह से जो करेक्टर नज़र आएगा, जैसे कि एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। ठीक है, तीनों कंडीशन में जीन्स के टाइप अलग अलग प्रेजेंट हैं। इसमें दो अल्टरनेटिव हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें दोनों सेम है, कैपिटल टी। इसमें भी दोनों सेम है लेकिन स्मॉल टी। तो तीनों में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, लेकिन करेक्टर जो दिखाई देगा वो कहलाएगा फिनोटाइप। जैसे इसमें दिखाई देगा टॉलनेस, इसमें भी दिखाई देगा टॉलनेस, लेकिन इसमें क्या दिखाई देगा? ड्वार्फनेस। ठीक है, तो टॉलनेस क्या है? फिनोटाइप है। ठीक है, लेकिन जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कहलाएंगे इसका जीनोटाइप। ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कहलाएगा टॉल, लेकिन ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या कहलाएगा? ये जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि टाइप ऑफ जीन्स, कितने टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं, क्या अलग अलग हैं, दोनों सेम हैं कैपिटल में या दोनों सेम है स्मॉल में। तो टाइप ऑफ जीन्स जो प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगा जीनोटाइप, और उन जीन्स के प्रेजेंट होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई देंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सप्रेस होंगे वो कहलाएगा ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप। नेक्स्ट टर्म है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? जैसे ये एक मेल ऑर्गेनिज्म है, ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी वैरायटी कुछ और है, इसकी वैरायटी कुछ और है, लेकिन जब दोनों का रिप्रोडक्शन करवाया तो न्यू फॉर्म प्रोड्यूस हुई, न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस हो गई, तो ये एक अलग फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये जो न्यू फॉर्म बनी है बाय ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, ये एक मेल प्लांट था, ये एक फीमेल प्लांट था, दोनों की वेराइटीज अलग थी। दोनों की अलग अलग वेराइटी के क्रॉस से, उनकी ब्रीडिंग से जो न्यू फॉर्म मिल गई ना हमें, दैट न्यू फॉर्म इज कॉल्ड द हाइब्रिड। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू फॉर्म मिल गई, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी? अ न्यू फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस और ब्रीडिंग of two different varieties of plant, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। दो डिफरेंट वैरायटीज के कॉम्बिनेशन से, दो डिफरेंट वैरायटीज के ब्रीडिंग से जो नई फॉर्म हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या है? जैसे कि ये एक मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। ठीक है, इससे जो न्यू जनरेशन बनी इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन।
ठीक है। और ये जो F1 जनरेशन है इसको ही आपस में जब क्रॉस करवाते हैं, F1 के ऑर्गेनिज्म जब F1 के ऑर्गेनिज्म से ही रिप्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं F2 प्रोजेनी, सेकेंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। ये जैसे कि समझ लो आप, ये हो गए चिल्ड्रन, ठीक है, और ये हो गए पेरेंट्स, और ये हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से समझ लो आप, चिल्ड्रन जो है F2 जनरेशन के, उनके जो पेरेंट्स हैं वो F1 जनरेशन के, और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए चिल्ड्रन के वो टूली पेरेंट्स हो गए। तो ये F1 जनरेशन हो गई और ये F2 जनरेशन हो गई, ठीक है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन आ गई। क्लियर हो गया, समझ आ गया, F1 F2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था हेरिडिटी में, ठीक है।